is Aryan Pathak. I'm a fifth year law student from City Academy Law College. बस आज हम डिस्कस करेंगे साइबर लॉ के बारे में कि साइबर लॉ क्या होता है, क्या प्रोविजंस होते हैं, क्या स्कैम है और सब कुछ एकदम ब्रीफ में एक्सप्लेन करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो साइबर लॉ एक ऐसी चीज है जो शायद कभी खत्म नहीं होगी क्योंकि कुछ ना कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज हमेशा होती ही रहेगी। तो हम इसमें ये भी बताएंगे कि आप कैसे बच सकते हैं उन चीजों से। तो साइबर क्राइम पहले बात होता क्या है? साइबर क्राइम refers to the all activities done with the criminal intent in cyber space. ओके। और साइबर लॉ को हम इंटरनेट लॉ भी बोलते हैं और डिजिटल लॉ भी बोलते हैं, बट मोस्टली साइबर लॉ को साइबर लॉ ही बोला जाता है। पर लिखने में कुछ लोग इंटरनेट लॉ यूज करते हैं, कुछ डिजिटल लॉ यूज करते हैं। और साइबर लॉ सिग्निफाई करता है लीगल रेगुलेशंस एंड फ्रेमवर्क गवर्निंग डिजिटल एक्टिविटीज and cover करता है large range of issues including online communication, e-commerce, digital privacy and prevention and prosecution of cyber crimes. ओके। अब हम इसके बात करेंगे टाइप्स के बारे में। तो इसमें फिशिंग हो गया, हैकिंग हो गया, आइडेंटिफाइड थेफ्ट हो गया, ऑनलाइन स्कैम्स हो गए, तो ये सब इसके टाइप्स होते हैं। अब फिशिंग क्या होता है? फिशिंग मतलब कि किसी भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करना बिना उसकी परमिशन के, जैसे कि पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, डेबिट कार्ड डिटेल्स और एक्सेट्रा। अब हैकिंग क्या होती है? हैकिंग होती है अनअप्रूव्ड एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क टू गैदर, ऑल्टर और डिस्ट्रॉय द कॉन्स्टिट्यूट हैकिंग। मतलब बिना किसी परमिशन के उसके कंप्यूटर में एक्सेस लेना या उसकी फाइल्स को या उसके डाटा को डिस्ट्रॉय करना या मॉडिफाई करना, ये साइबर हैकिंग के अंदर में आता है। अब बात करते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट के बारे में। आइडेंटिटी का मतलब होता है इलीगल एक्वायरिंग एंड यूजिंग समवन एल्स पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर द फ्रॉडलेंट एक्टिविटी फॉल्स अंडर पर्पस साइबर लॉ। मतलब किसी के डाटा को या पर्सनल इंफॉर्मेशन को एक्वायर करना किसी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी के लिए। जैसे कि बहुत सारे स्कैम आपने देखे होंगे, उसमें क्या होता है कि किसी का कार्ड या किसी की आईडी कार्ड शो करते हैं एंड बोलते हैं कि ये देखिए मैं यहाँ से हूँ और ये मेरी प्रोफाइल है और मैं इस पोस्ट पे हूँ। तो ऐसे करके बहुत सारे स्कैम के वो अभी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, तो आपको वो चीज़ क्लियर समझ में आ जाएगी। फिर आता है ऑनलाइन स्कैम। ऑनलाइन स्कैम मतलब है साइबर लॉ एड्रेस फ्रॉडलेंट स्कीम्स कंडक्ट ओवर द इंटरनेट टू डिसीव इंडिविजुअल फॉर फाइनेंशियल गेन। मतलब ऑनलाइन स्कैम बहुत तरीके के, देखा आपने आजकल वो व्हाट्सएप पे स्कैम्स आया होगा कि केबीसी वाला, भैया हाँ, हमें आप कोड बताइए, आप 10 करोड़ जीते हुए हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे स्कैम्स हैं, ये भी सब ऑनलाइन स्कैम में आता है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ साइबर लॉ के बारे में। टाइप्स होते हैं साइबर डिफेमेशन लॉज, प्राइवेसी लॉज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज, साइबर सिक्योरिटी लॉज, सोशल मीडिया लॉज। तो ये सारे इसके टाइप्स होते हैं। तो पहले हम बात करेंगे साइबर डिफेमेशन टाइप्स। साइबर डिफेमेशन लॉज और डिफेमेशन लॉज ऑलमोस्ट थोड़ा सा ऑलमोस्ट सेम होता है। इसमें ये होता है साइबर डिफेमेशन लॉज एड्रेस लेबल एंड सिलेंडर इन द डिजिटल स्पेस। They provide legal remedy for the individual entities whose reputation may be tarnished by false or damaging information circulate online। मतलब किसी की इंफॉर्मेशन को लेना या फिर किसी के आइडेंटिटी का मिसयूज करना, कि जैसे कि हम भैया हमको आप इतने पैसे दीजिए, हम आपको सलमान खान से मिला देंगे, ठीक है। और या फिर उसके बारे में उल्टा सीधा रूमर्स स्प्रेड करना कि वो ऐसा है, ये ऐसा है। और इस ये भी साइबर डिफेमेशन लॉज में आएगा, बट बाय द यूजिंग ऑफ इंटरनेट। ठीक है, ये साइबर में तभी आएगा आप नेट का यूज कर रहे हो। आप ओरली कर रहे हो तो वो डिफेमेशन में आएगा, बट साइबर डिफेमेशन में नहीं आएगा। तो अब हम बात करते हैं प्राइवेसी लॉज के बारे में। प्राइवेसी लॉ फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल पर्सन इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड यूज। हाँ, मतलब ये भी मैंने ऊपर आपको बताया था कि प्राइवेसी मतलब ये समझिए कि पर्सनल इंफॉर्मेशन को अनऑथराइज तरीके से एक्सेस लेना और उसका मिस यूज करना, तो उसके लिए बनाया गया है प्राइवेसी लॉज। अब प्रोडक्ट के लिए भी ऐसे आपने आईपीआर में पढ़ा होगा, तो इसमें भी वही चीज़ है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज। Intellectual property laws in the digital domain protect patent, copyright and trademark from unauthorized use। तो ये भी इसके लिए बनाया गया। साइबर सिक्योरिटी लॉ क्या होता है? साइबर सिक्योरिटी लॉ एस्टैब्लिश द स्टैंडर्ड फॉर सिक्योरिंग डिजिटल सिस्टम एंड डाटा। ठीक है, मतलब
डिजिटल सिस्टम को सिक्योर करना किसी भी तरीके से। बहुत सारी डिजिटल चीजें होती हैं। आप ले लो अपने फोन को सिक्योर करना या फिर सिक्योरिटी सिस्टम को सिक्योर करना डिजिटली तरीके से, तो भी आता है साइबर सिक्योरिटी लॉस के अंदर में। सोशल मीडिया लॉस क्या होते हैं? Social media laws address legal issues related to the social media platform, including user right, content regulation. These laws aim to strike a balance between freedom of expression and prevention of online abuse or misinformation. ये इसलिए बनाया गया क्योंकि कुछ लोग क्या बहुत ही ओवर चीज बोल देते हैं, तो उस चीज के लिए, ताकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है बट ऐसा भी नहीं है कि आप कुछ भी बोलो, राइट? आप अगर गलत बोलोगे तो क्यों उसके बारे में लोगों को दिखाया जाए, तो उसके लिए बनाया गया सोशल मीडिया लॉज, और एक तरीके से जरूरी भी है। तो हम बात करते हैं कि साइबर लॉ के बारे में क्या क्या ऐसे प्रोविजन दिए गए हैं। तो हम आपको बात साइबर लॉ को बताया गया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में। तो हम पहला सेक्शन की बात करेंगे। पहला सेक्शन है सेक्शन 65, टैम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट। मतलब अ पर्सन हु intentionally conceals, destroy or alter any computer source code such as program, computer command, design and layout when it is required to be maintained by law, commit an offense, can be punished with 3 years imprisonment or a fine 2 lakh or both। तो वही मैंने जो आपको बताया था कि बिना उसके परमिशन के कंप्यूटर में एक्सेस ले लेना और उसके सिस्टम को मॉडिफाई करना या डिस्ट्रॉय करना, तो ये आएगा सेक्शन 55 के अंदर में, टैम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट। और इसकी 3 साल की आपको इम्प्रिजमेंट होगी और फाइन होगा 2 लाख का, और या फिर दोनों हो सकते हैं। फिर हम बात करते हैं सेक्शन 66, यूजिंग पासवर्ड ऑफ अनदर पर्सन। If a person fraudulently use a password, digital signature, or other unique identification of another person, he/she can face imprisonment up to 3 years and fine up to 1 lakh। मतलब जो आप लोग किसी दूसरे का पासवर्ड ले लेते हो तो दूसरों का ना, अगर वो चाहे तो आपको इससे सेक्शन आप पे लगा सकता है। तो मैं जो कह रहा था, सो सेक्शन 66 ये कहता है कि किसी दूसरे का पासवर्ड यूज करना फ्रॉडलेंट एक्टिविटी के लिए, या फिर फ्रॉडलेंट एक्टिविटी ना भी हो तब भी, मतलब बंदा इंसान बोले कि सर मिशन मेरा पासवर्ड यूज किया बिना मेरी परमिशन का, तो भी उसको कंसीडर किया जाएगा सेक्शन 66 के अंदर में, और 3 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना। तो आपसे पासवर्ड मत लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 66 डी को। एक सेकंड। सेक्शन 66 डी कहता है चीटिंग यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज। If a person cheats someone using a computer resources or communication device, he/she could face imprisonment up to 3 years and fine up to 1 lakh। अगर कोई पर्सन चीट करता है, चीट चीट मतलब कि उसके जो कंप्यूटर रिसोर्सेज हैं उसको गलत इस्तेमाल करता है, तो या फिर डिवाइस को गलत इस्तेमाल करता है, तो उसको वो 3 साल तक पनिशमेंट हो सकती है और 1 लाख तक का फाइन हो सकता है। अब बात करते हैं सेक्शन 66 ई की, जो कहता है पब्लिशिंग प्राइवेट इमेजेस ऑफ अदर। If a person capture or transmit or publish images of a person private card without his consent or knowledge, the person is entitled to imprisonment up to 3 years, fine up to 2 lakh or both। अगर कोई इंसान किसी की प्राइवेट इमेजेस को पब्लिश करता है बिना उसके कंसेंट या नॉलेज के, तो वो आएगा अंडर सेक्शन 66 ई ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, और जिसमें कहा गया है आपको पनिशमेंट होगी 3 साल तक की और अप टू 3 इयर्स एंड फाइन अप टू 2 लैक्स एंड बोथ। 3 साल की तो पनिशमेंट होनी होनी है और 2 लाख का फाइन लग सकता है, तो दोनों लग सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेक्शन 66 एफ एक्ट ऑफ साइबर टेररिज्म। A person can face life imprisonment if he/she denies an unauthorized person access to the computer resources or attempt to penetrate access computer resources without authorization with aim to threaten the unity, integrity, security or sovereignty of the nation। तो अगर कोई भी इंसान साइबर टेररिस्ट एक्टिविटी करता है, मतलब उसके कंप्यूटर का इस्तेमाल करके कोई भी ऐसा थ्रेट जनरेट करना या कोई भी ऐसी
चीज जनरेट करना जो कि इंटीग्रिटी सिक्योरिटी सोवरेनिटी और के लिए के खिलाफ है देश के, तो वो चीज आएगा सेक्शन 6F के अंदर में, और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है। टेररिज्म तो ऑब्वियसली नॉन बेलेबल होता है, नॉन बिलेबल होता है, बट ये भी आपका नॉन बेलेबल ऑफेंस में आता है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 67 क्या कहता है। Section 67 Publishing child porn or predating children online. If a person capture or publish or transmit images of a children in a sexually explicit act or induce anyone under the age of 18 into a sexual act, then the person can face imprisonment up to 7 years or fine up to 10 lakh or minor or both. अगर कोई भी इंसान किसी माइनर किसी बच्चे की इमेजेस को, सेक्सुअल एक्सप्लिसिट इमेजेस को अगर वो पब्लिश करता है या फिर वो शेयर करता है, तो और उसकी एज 18 साल से कम है जिसकी वो कर रहा है ये चीजें, तो वो आएगा तो उसको सजा होगी 7 साल की और फाइन होगा 10 लाख तक का या फिर दोनों। तो ये आता है सेक्शन 67 के अंदर में। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट पावर टू ब्लॉक वेबसाइट। तो सेक्शन 69 गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो वेबसाइट्स को ब्लॉक कर सकते हैं, जो कि 2020 में काफी एड्स एंड वेबसाइट्स को बैन किया गया था, तो चाइना से रिलेटेड थी। सो ये पावर गवर्नमेंट के पास होती है। तो इसमें ये बताया गया है, इफ द गवर्नमेंट फील इट नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, it can be intercept, monitor, or decrypt any information generated, transmitted, received, and stored in any computer resource. The power is subjected to the compliance of procedure under Section 69A. The central government can also block any information on the public access. तो वही चीज मैंने बताया, अगर वो इस वेबसाइट में अगर कुछ ऐसी चीज दिखाई जा रही है, पब्लिश की जा रही है जो देश के सॉवरेनिटी के खिलाफ है, या फिर उससे कोई थ्रेट हो रहा है, जनरेट हो रहा है, तो गवर्नमेंट उसको डिस्ट्रिक्ट कर सकती है। डिस्ट्रिक्ट मतलब होता है कि उसको पूरी तरीके से नष्ट कर सकती है या चेंज कर सकती है, इसका आप ही समझो। और उसको, तो ये पावर गवर्नमेंट 69,000 के पास है इस सेक्शन के अंदर, इसका यूज करके वो ये काम कर सकती है। सेक्शन 43A डाटा प्रोडक्शन एट कॉर्पोरेट लेवल। ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि बहुत कॉर्पोरेट कंपनीज इनका डाटा लीक्स होते हैं, सो ये उनके बारे में भी बताया गया है, और ये बेसिकली बात कर रहा है कॉर्पोरेट लेवल के बारे में। तो इफ अ बॉडी कॉर्पोरेट इन नेग्लिजेंट implementing reasonable security practices which cause wrongful loss against to any person, such body shall liable to pay damages to the affected person। अगर कोई कॉर्पोरेट कंपनी किसी को रॉन्गफुल तरीके से कुछ मिस रिप्रेजेंट करती है, तो वो इसके अंदर में रिलाय होगा। अब हम बात करते हैं साइबर स्कैम के बारे में, क्योंकि आजकल इतने सारे साइबर स्कैम चल रहे हैं। तो साइबर स्कैम होता क्या है? साइबर क्राइम इज अ थ्रेट टू इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ वेरियस बिजनेस एंड गवर्नमेंट all around the world. It can also harm the civilian in many ways. In a recent survey, hundreds of billions of dollars have been stolen out from global economy due to cybercrime. And still there is no sign of its slowdown. According to the report, the Times of India, just 92 days between October 1, 2019 and December 31, 2019 saw criminal activities make away with the nearly 128 crore in fraud related to the debit as well as credit card. So डेबिट कार्ड फ्रॉड, तो बहुत तरीके के फ्रॉड्स हैं जो आजकल इंडिया में हो रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, मोस्टली हायर नंबर ऑफ केसेस ऑफ फ्रॉड इज रिलेटेड टू द डेबिट एटीएम पर कैटेगरी which saw 11,058 cases involving 94.4 crore. The credit card also reported 6,117 fraud cases with almost 89.7 crore of financial loss. So ये भी बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है। अब तो काफ़ी इनिशिएटिव लिए गए हैं और काफ़ी चीज़ें की गई हैं, ओटीपी बेस किया गया है और काफ़ी डबल ऑथेंटिकेशन चीज़ों को लाया गया ताकि इन चीज़ों से बचा जा सके, बट फिर भी ये चीज़ें हो रही हैं। तो अब हम बात करते हैं कि साइबर क्राइम क्या इम्पैक्ट आता है। फाइनेंशियल लॉस करता है, डैमेज ऑफ टू कंपनी रेपुटेशन, सेंसिटिव डाटा लॉस, जॉब लॉस और असली ब्रीचेस।
ये चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं साइबर साइबर क्राइम इन चीज़ों को इम्पैक्ट करता है। तब अब हम बात करते हैं कि ऑनलाइन फ्रॉड क्या होता है। ओके, तो ऑनलाइन फ्रॉड होता है फिशिंग, ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल, लॉटरी फ्रॉड, वर्क फ्रॉम होम, ओएलएक्स स्कैम्स और सोशल मीडिया स्कैम्स। सो फिशिंग Phishing fraud क्या होता है? It's a method that is by fraudster to steal personal information. Under this scam, using fraudster send you email by name or genuine reputed company. The purpose of this is to steal your bank detail. इसमें ये होता है कि जो फ्रॉडस्टर होते हैं वो आपकी इंफॉर्मेशन को स्टील करते हैं और उनको मार्केट में सेल आउट करते हैं, जैसे नेम हो गया और आपके बहुत सारी इंफॉर्मेशन बैंक डिटेल्स हो गई, सबको वो चुरा के मार्केट में सेल करते हैं या फिर वो आपसे पैसा मांगते हैं उस चीज़ के लिए। फिर अब हम बात करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स की। तो अब तो खैर इतना नहीं है, पर अभी भी स्टिल आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स दिखेंगे। तो इसमें ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स कौन-कौन से हुए, जैसे कि इसमें ये बताया गया है, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एंड मोस्ट कॉमन डेट फ्रॉड अंडर दिस स्कैमर मेड फेक ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल with the intention of cheating and looting the hard-earned money of innocent people. On the website, they usually display attractive products at the cheaper price to attract the attention of the customer. तो अगर आप अभी गूगल सर्च करो कि आप मोबाइल फोन डालो या कुछ भी डालो कि अंडर मोबाइल फोन अंडर 10,000, तो कुछ वेबसाइट तो जेन्युइन होंगी। बाकी जो और वेबसाइट अगर आप सॉल्व करोगे तो उसमें दिखेगा कि हाँ हाँ आपको इतने में दे रहे हैं, आप पेमेंट कर दोगे और कुछ आपको नहीं मिलने वाला। अभी भी स्टिल ऐसे बहुत वेबसाइट अभी भी हैं। अब बात करते हैं लॉटरी फ्रॉड के बारे में। इसमें क्या होता है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फ्रॉड ऑल अराउंड द वर्ल्ड ऑन द इंटरनेट। Under this scam, fraudsters send you email and messages by written you have won a lottery worth crore. To receive the lottery money, fraudsters or you send someone amount of money in the name of taxes. तो ये तो बहुत चीज आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे आजकल बहुत एक मैसेज चल रहा था केबीसी करके कि आप कितने करोड़ जीत चुके हैं, आप बस एक कोड बताइए और वैसा आपके अकाउंट में। तो ये भी इस तरीके का इसमें फ्रॉड ही है और ये इससे बहुत फ्रॉड आजकल चल रहे हैं, तो इसको इनको नाम दिया जाता है लॉटरी फ्रॉड। अब एक कोविड के बाद में एक और फ्रॉड आया था, इसका नाम है वर्क फ्रॉम होम। इसमें क्या होता है कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस क्राइम ऑन द इंटरनेट वर्ल्ड। अंडर दिस स्कैमर फाइंड दोज पीपल हु आर desperate to work from home to earn some money from themselves. They used to tell people they get large amount of money by just working few hours from home. तो मैंने भी ये स्कैम को देखा था, ऐसे बहुत सारे ये स्कैम्स हैं कि वर्क फ्रॉम, क्योंकि आजकल मोस्टली लोग चाहते हैं कि भैया घर बैठे बैठे पैसा मिल जाए। तो स्कैमर्स ने ये आइडिया निकाला कि इन लोग को बोलते हैं कि ठीक है आपको वर्क फ्रॉम करना है, आपको टास्क दिए जाएंगे, आपको सब कुछ देंगे, असाइनमेंट देंगे, सब देंगे। फिर कहेंगे कि आप हमें इतना अमाउंट भेजो ताकि हम ताकि आपको हम लैपटॉप प्रोवाइड कर सकें या फिर कुछ और लीगल डॉक्यूमेंट के लिए वो कुछ अपने पैसा मांगते हैं। तो ये भी बहुत ज्यादा स्कैम आजकल इंडिया में चल रहा है। ओएलएक्स स्कैम एक है। ओएलएक्स स्कैम में क्या होता है कि दिस काइंड ऑफ स्कैम वेरी कॉमन दीज डेज इन विच पीपल लॉस देयर हार्ड अर्न मनी। स्कैमर्स portray their images any public office and post their advertisement on the website. They use people's sentiment in the name of public officers to loot. They show fake identity card to the people and make them believe. After that, they usually ask for the advance payment and promise to deliver a product as soon as possible. But after receiving payment, they never deliver product and even cut all the connection from the client. तो इसमें क्या होता है कि स्कैमर्स आपको भी जैसे आपको मैंने ऊपर बताया था कि इसमें स्कैमर क्या करते हैं, आपको आईडी कार्ड दिखाएंगे कि मैं इस पोस्ट से हूँ और मैं यहाँ पे हूँ, मेरे को आपका ही सामान चाहिए है या फिर मेरे को आपका ऐसा रूम चाहिए है। तो सब कुछ आपको बिलीव करेंगे कि हम ये मेरे डॉक्यूमेंट है, आप चाहे तो अभी एडवांस पेमेंट ले लो, आप मेरे को रूम दे दो। फिर ये क्या करते हैं, सब कुछ पैन कार्ड, डीएल, आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, आईडी कार्ड सब भेज देंगे आपको। ये आपको कुछ जताने के लिए कि मैं रियल हूँ, जेन्युइन हूँ। फिर ये आपसे पैसा आपके में कुछ क्या करते हैं कि वो आप आपको बोलेंगे कि आप मेरे में 1 रुपये ट्रांसफर कर दो और फिर क्योंकि मेरा ये मिलिट्री कार्ड है या फिर ऐसा कार्ड है मेरा कि जब आप मेरे को 1 रुपये भेजोगे तभी मैं आपको फुल पेमेंट उसी सेम अकाउंट में भेज पाऊंगा।
बट ऐसा कुछ होता नहीं है। वो आपसे एक ही जगह के कितना भी अमाउंट वो फिल करके रखते हैं, अलग अलग बारकोड आपको भेजते हैं। तो इन चीज़ों पे नहीं पड़े तो ज़्यादा बेहतर है। और ये ओनली स्कैम भी बहुत ज़्यादा आजकल चल रहा है। फिर एक आता है सोशल मीडिया स्कैम। सोशल मीडिया स्कैम में क्या होता है कि सोशल मीडिया मीडिया fraud and scams are one of the most popular scams all over the world. Mostly teenagers fall under this scam. In this, scammer try to come too close to common people and they make them fall in love. After they do whatever they want, they ask for a amount of money by blackmailing them by posting their private picture on social media. तो इसमें क्या करते हैं, मुझे टीनेजर फंस रहे हैं आजकल। तो इसमें क्या होता है कि प्यार का बताते हैं कि हाँ मैं प्यार में पढ़ते हैं, ये कि हाँ हम तुमसे प्यार करते हैं, हमसे प्यार करते हैं। और फिर फोटोज वगैरह एक्सचेंज, देन फिर ये आपको ब्लैकमेल करते हैं और कि हम आपकी फोटो, आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन को हम सोशल मीडिया पे कर देंगे अगर आप हमको इतने पैसे नहीं दिए। तो ये भी बहुत ही कॉमन है और बहुत ही ज्यादा हो रहा है आजकल। तो ये भी एक फ्रॉड है इस तरीके का। ये मैंने आपको वो फ्रॉड बताए हैं तो बहुत जेन्युइन है और बहुत ज्यादा हो रहे हैं। रोज तो बहुत सारे हैं। तो इनफाइनाइट है एक तरीके से। तो ये कुछ फ्रॉड है। अब हम बात करेंगे कि क्या कोई ऐसी इज देयर कोई ऐसा लॉ है जो साइबर क्राइम, इज देयर एनी कॉम्प्रिहेंसिव लॉ ऑन साइबर क्राइम टुडे? ऐसा कोई लॉ है जो साइबर क्राइम को रोक सके या कुछ हो सके? तो since cybercrime is newly specialized field growing in cyber law, a lot of development has to take place in terms of putting into place to prevalent legal mechanism for controlling and preventing cybercrime. As of now, there is absolutely no conceptual law on cybercrime anywhere in the world. This is the reason that investigation agencies like FBI are finding the cyberspace to be extremely difficult to train. कोई ऐसा लॉ है नहीं जो साइबर क्राइम को रोक सके। आप खुद से अवेयर होकर, जैसे मैंने आपको स्कैम बताया, तो आप खुद से अवेयर होकर आप वो चीज़ों को आपको मालूम चल गई वो चीज़ें, तो आपके साथ वो चीज़ें शायद ना हो। बट जिनको नहीं पता उनको तो साथ वो होंगी। और इसका कोई भी ऑप्शन नहीं, कोई भी लॉ नहीं जो हम रोक सके। तो इन फ्यूचर शायद कुछ इन फ्यूचर में ऐसा कुछ बनने से हम रोक सके। फिलहाल तो ऐसा कोई लॉ नहीं। जो मैंने आपको प्रोविजन बताए वो ये बताते हैं कि क्या क्या प्रोविजन है अगर तो ऐसा ऐसा क्राइम होता है तो इसकी इसमें क्या क्या पनिशमेंट है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे ये बताए थे। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि क्या क्या ऐसे प्रोविजंस हैं, क्या क्या अगर ऐसा अगर कोई ऐसा इंसान ऐसा क्राइम करता है तो वो किस सेक्शन में आएगा, उसको कितने साल की पनिशमेंट होगी, कितना फाइन होगा। ये चीजें बताई गई हैं। बट ये कहना है कि साइबर क्राइम को रोका जा सकता है तो वो अभी तो इम्पॉसिबल है। कोई भी तरीका नहीं है साइबर क्राइम को रोकने का। पनिशमेंट्स है बट सॉल्यूशन नहीं है इसको रोकने का। तो दैट्स ऑल इन माय वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू।